आज समय तो कम मिलता है, पहले ही बता देता है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। गांधी युग में कहाँ तक बताया था, लाहौर अधिवेशन की चर्चा कर दिया था, उसके बाद से बताना है। और कुछ टॉपिक उसमें है, जैसे लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। ये 15 मिनट में कोशिश करेंगे खत्म करके। फिर जो हमने नोट्स भेजा है उसको आप सामने रखेंगे और फिर हम स्क्रीन पर नोट्स भेजेंगे और एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे और हम उस पर फोकस करेंगे। आपका सारा फैक्ट याद हो जाएगा, सारा फैक्ट याद हो जाएगा, उस नोट्स को देखेंगे। 10 मिनट इसको बताने के बाद उसको हम स्क्रीन पर भेज करके फिर एक एक लाइन को समझाएंगे, क्योंकि गांधी युग से बहुत सारे प्रश्न आपको 12th एग्जाम में पूछेगा, जीके में पूछेगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, 10th में क्लास में भी भरमार पूछता है। तो आप ध्यान देंगे। गांधी इरविन, आवाज को बंद कर दें। लाहौर लाहौर अधिवेशन, आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, आप लोग का ज्यादा आवाज आ रहा है। अब जा रहा है आवाज? हेलो, आवाज? चलिए देखिए ध्यान से। लाहौर अधिवेशन के बाद हम गांधी इरविन समझौता बताने जा रहे हैं। गांधी इरविन, इरविन गांधी जी के बारे में आप जान रहे हैं, और इरविन कौन था? तो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो जब गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, आपको बताए थे, भारत ये क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में शुरू किया था, दांडी यात्रा जो शुरू किया था। तो शुरू करने से पहले वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग के लिए अल्टीमेटम दिया था कि भाई हमारी मांग को पूरा करो, अन्यथा हम भारत छोड़ो थी क्या बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन गांधी की बात पर ध्यान नहीं दिया, कान में तेल डालकर सो गया। नतीजा हुआ कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया, जो बहुत जबरदस्त रहा। और सरकार का दमन चक्र भी चला, समझ गए, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। इसी बीच लंदन में, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। गोल में क्वेश्चन आएगा, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो इंग्लैंड में, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, जिसमें कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं गया। बाकी समुदाय के, सिखों के, दलितों के सब गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। नतीजा हुआ कि पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और पहला गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लंदन में, और भारत में चला रहे थे गांधी जी कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब लॉर्ड इरविन पर दबाव पड़ा ब्रिटिश सरकार का कि भाई गांधी जी को किसी तरह मनाओ और गोलमेज सम्मेलन में बुलाने का प्रयास करो। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था लंदन में। तब लॉर्ड इरविन क्या करता है, गांधी जी को बुलाता है दिल्ली में और उनसे बातचीत करता है। इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन में दिल्ली में समझौता हुआ, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ, दिल्ली में। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसमें इरविन ने गांधी को कहा कि गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होने जा रहा है 31 में, पहला तो फेल हो गया, उसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है।
मैं आंदोलन को स्थगित कर दूंगा, लेकिन तुम हमारे करीब 90,000 सत्याग्रहियों को जो जेल में डाल दिए हो आंदोलन के दौरान, इन्हें पहले रिहा कर दो। सरकार ने क्या किया, जेल में बंद सत्याग्रहियों को करीब 90,000 1 लाख तक को रिहा कर दिया और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी स्वयं लंदन जाते हैं। लंदन गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। दूसरे में भी थे, पहले में भी थे और आने वाले तीसरे में भी थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब समझौता आरंभ हुआ तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड। उसने घोषणा किया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कि भारत में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। गांधी जी कहते कि अरे, हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने से तो भारत का एक और टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो पहले ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे करके हिंदुओं से अलग कर दिया, और हरिजन तो हिंदू है, हरिजन हिंदू है, और तुम हिंदुओं से फिर हरिजनों को पृथक निर्वाचन दे दोगे तो उससे क्या होगा कि देश में 3 तरह का ये बंटवारा हो जाएगा। तो गांधी जी नाराज हो जाते हैं और वहां से सीधे वापस चले आते हैं इंडिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है वहां। अच्छा, बी.आर. अम्बेडकर साहब तो चाह रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन मिलेगा तो दलितों को बहुत कल्याण होगा, लेकिन गांधी चाहते थे कि नहीं, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, हिंदू भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, हरिजन और गैर हरिजन। इसलिए गांधी जी नाराज होकर वापस आ जाते हैं। अम्बेडकर और गांधी में वहां मतभेद हो जाता है, और आने के बाद इंडिया आते हैं गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन सफल होने के बाद, और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी शुरू कर दे करके बंद कर दिए, है ना, बंद हो जाता। उसके बाद शुरू जब कर देते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, गांधी जी इंडिया आकर के फिर क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन दोबारा शुरू करने से लोगों में जोश घट गया, क्योंकि पहले में जब सफल हो रहा था तो रोक दिया। लोग गए थे गांधी जी में, बहुत सारे हमारे सामाजिक वर्ग के लोग नाराज हुए गांधी जी से कि गांधी जी जब मन तब आंदोलन करते हैं, असफल होने के कगार पर होता है तो रोक देते हैं। तो दूसरा बार जब शुरू किया गोलमेज सविनय अवज्ञा आंदोलन तो लोगों का जोश ठंडा हो गया था, और धीरे धीरे 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा और स्वतः फिर क्या हो गया, खत्म हो जाता है। तो आपने समझ गया गांधी इरविन समझौता पर क्वेश्चन आता है, दिल्ली समझौता से क्या समझते हैं, गांधी इरविन समझौता से आप क्या समझते हैं, यह कब हुआ, इरविन कौन था, तो भारत का वायसराय था उस समय। तो आएगा ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हो गया, क्योंकि हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कर दिया, इसलिए नाराज हो गए। सांप्रदायिक पंचाट क्या है, सांप्रदायिक निर्णय क्या है, कॉमनल अवार्ड क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। वही भारत में हरिजनों को पृथक निर्वाचन का जो अधिकार देने की घोषणा की गई, इसी को कहा जाता है क्या, सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक निर्णय, कॉमनल अवार्ड। आता है क्वेश्चन, कॉमनल अवार्ड की घोषणा किसने की, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की, सांप्रदायिक निर्णय क्या था, तो वही है हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने की घोषणा 1932 में की गई थी। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे, एक और महत्वपूर्ण घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी आगे चलकर फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। 1939 में दूसरा विश्व शुरू हो गया था, आपको पढ़े होंगे 10th क्लास में या पहले भी 8 में भी पढ़े होंगे।
39 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो जब दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेज फंसा, तो फिर चाहा अंग्रेज कि भारतीयों का हमें सपोर्ट मिले सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन पहले वाले युद्ध में सपोर्ट किया था लेकिन स्वशासन नहीं मिला था, इसलिए नाराज थे। तो दूसरे में भी लोग हरकत में आ गए कि ना, दूसरा में सपोर्ट नहीं करना। अंग्रेज युद्ध लड़ रहा था। अब उसी समय गांधी जी सोचे कि अब अंग्रेज फंसा हुआ है युद्ध में, तो हमें क्या करना चाहिए, एक जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ना चाहिए। उधर युद्ध में सरकार फंसी रहेगी, इधर हम भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की लहर तेज कर देंगे, तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो सकते हैं। तब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का गांधी जी ने शंखनाद किया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद करते हैं। और मालूम है 9 अगस्त को भारत के सभी महत्वपूर्ण जो लीडर थे, नेता थे, सबको सरकार ने कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन तो शुरू कर दिया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। भारतीयों को कहा, भारतीयों भारत छोड़ो आंदोलन लड़ो और नहीं तो मरो। नहीं लड़ोगे तो अंग्रेजों के द्वारा मारे जाओगे बेमौत, और लड़ोगे तो मारे जा सकते हो, या तो अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने में सफल हो जाओगे। नहीं लड़ोगे तब भी मरोगे। अगर लोगों ने सोचा कि चलो नहीं लड़ेंगे तब भी मरेंगे, तो अच्छा है कि हम करके मरें। इसीलिए गांधी जी ने ये जबरदस्त नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। और करो या मरो का नारा जब दिया तो लोगों में बहुत जागृति आ गई, जान आ गई। और 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन शुरू किया गांधी जी, अब 9 अगस्त को सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी सहित। अब सारे देश के नेता सोचा, चले सारा नेता कोई नहीं है, अब जनता का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहा नेता। अब जनता ने कहा, करे सारे नेता जेल में बंद कर दिए गए, चल अब हम लोग अपने हाथ में कानून ले लो। और लोगों ने क्या किया, समानांतर सरकार बना लिया। मतलब क्या, ट्रेन की पटरी उखाड़ कर फेंक दिया, रोड पर बड़े बड़े वृक्ष को काट करके गिरा दिया, सड़क जाम हो गया। अंग्रेजों का जितना ट्रक पर सामान लदा जा रहा है, ट्रक सब फंस गया रास्ते में, क्योंकि पेड़ काट कर रोड पर गिरा दिया गया। ट्रक में लदा हुआ अंग्रेजों का सारा सामान भारतीयों ने लूटना शुरू कर दिया। ट्रेन का ट्रेन जहां सामान सब लूटने लगा, लोगों ने सूजी मैदा पेपर सारा चीज लूटना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ मालूम है, अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। अंग्रेजों ने फिर से दमन चक्र चलाया। अब बहुत सारे लोगों को मारना, पकड़ना, कोरे लगाना, घुटने के बल चलने के लिए मजबूर करना, बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहा। उसी दौरान आपको बिहार में पटना में देखे होंगे शहीद स्मारक है, जहां 7 स्टूडेंट्स इंटर का कुछ 10th का शहीद हो गया था। जो पुराना सचिवालय में 7 भैया है ना, 7 शहीद का जो झंडा एक एक गोली मारते गया और लास्ट में जाकर झंडा गाड़ देता है, उसमें वही 42 की क्रांति का ही समय का है, जिसमें दानापुर का भी एक व्यक्ति रहे हैं, जिनकी पत्नी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है, राजेंद्र प्रसाद। दानापुर टकिया पर देख रहे होंगे, म्यूनसिपैलिटी के बगल में राजेंद्र बाबू का मेथी बना हुआ, राजेंद्र प्रसाद हैं वो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति वाला नहीं, ये दानापुर का एक शहीद हुआ था इस 42 की क्रांति में। तो ये था 42 की क्रांति। इसी दौरान क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत गया। जीतने के बाद 42 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा तो दिया, लेकिन अंग्रेजों को अब हो गया कि अब भारत में रहना संभव नहीं है। उसका जड़ को उखाड़ कर फेंक दिया भारतीयों ने। दमन हो गया, लेकिन दमन हो करके भी एक तरह से सफल माना जाएगा। 45 में क्या हुआ, इंग्लैंड में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और 45 में समाप्त हुआ, आपको मालूम है। और 45 में ही क्या हुआ, इंग्लैंड में नया चुनाव हुआ, सरकार की कॉमन सभा का चुनाव होता है। कहाँ, इंग्लैंड में संसदीय चुनाव हुआ और उसमें एक नई सरकार बनी, किसकी, लेबर पार्टी की।
लेबर पार्टी का पीएम बना लॉर्ड एटली। एटली ने पहले ही घोषणा किया था कि लेबर पार्टी की अगर इंग्लैंड में जीत होगी तो मैं पहला काम करूंगा, भारत को आजाद कर दूंगा। सौभाग्य से इंग्लैंड में क्या हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी और लॉर्ड एटली ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए मिशन भेजा और अंततः क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ जाकर के 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लगा दिया। भारत 47 में आजाद हुआ, लेकिन गांधी जी आजाद भारत में ज्यादा दिन तक सांस नहीं लिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें क्या कर दिया, बुलेट रिवॉल्वर से मार दिया, हत्या कर दिया, है ना। तो हे राम करते हुए गांधी जी चल बसे। तो हमने शॉर्ट में बताया गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक। गांधी जी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अब आपको हम स्क्रीन पर नोट्स भेज रहे हैं पेज बाय, और उसको फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए अब स्क्रीन में आप देखिए, जितना हमने समझा दिया, अब इसको एक एक लाइन में करेंगे ना। ये सब फैक्ट है जो आपको क्या करना है, याद रख लेना है। इसको बार बार पढ़ेंगे, हम डिटेल्स समझा दिया। डिटेल्स बिना समझे ये नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप एक एक करके चलें। ये प्योर यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, सब चीज का जीके है। 10th का कोर्स है, 12th का कोर्स है ना। ये नोट्स आपको 10th में 12th में ही काम नहीं करेगा, आने वाले समय के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए भी काम करेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से इसको हमने नोट किया है, बड़ा बड़ा करके छोटा छोटा बड़ा को। तो आप देखें, गांधी जी का एक परिचय है। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम, गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, जो हमने डिटेल समझाया था। अब इसको याद रखना है। जन्म कब हुआ गांधी जी का, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहां हुआ जन्म, पोरबंदर गुजरात में। इसी में 3 प्रश्न हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948 को। इसको शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस कब आता है, तो 30 जनवरी को। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी, ये सब याद रखना। और उनका विवाह हुआ 1883 ईस्वी में, किससे, कस्तूरबा बाई से। कस्तूरबा बाई गांधी जी से उम्र में बड़ी थी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, बताया था, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये याद ना भी रहेगा तो चलेगा, हमने डिटेल समझाया। अब आपको याद कितना रहता है वो आपके ऊपर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, बताया था। गांधी जी को राजनीति में लाने वाले कौन व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। ये भी आता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल ये क्या बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके प्रमुख शिष्य मीराबेन, जो इंग्लैंड में जन्म ली थी। और कानून की पढ़ाई कहाँ की है, ये इंग्लैंड में, बताया था। कानून की डिग्री कब मिली, 1891 में मिली। और ये वहां से आने के इंडिया दक्षिण, वहां से आ गए इंडिया, और इंडिया आने के बाद 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए। किस लिए गए, तो अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। चूंकि बैरिस्टर बन गए थे, वकील बन गए थे, इनका काम क्या था, वकालत करना। दक्षिण अफ्रीका में 1894 में उन्होंने एक पार्टी बनाया था, नटाल कांग्रेस, बता चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर है, जहां इन्होंने फिनिक्स आश्रम भी बनाया था 1904 में। तो फिनिक्स आश्रम कहां है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1904 में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहां किया, तो साउथ अफ्रीका में किया 1906 में। किस लिए किया, नस्लभेदी सरकार के खिलाफ, काले गोरे के भेदभाव को मिटाने के लिए गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जो साउथ अफ्रीका में किया, असफल रहा। जीवन में प्रथम बार जेल का अनुभव 1908 में, दक्षिण अफ्रीका में ही 1908 में ये उन्हें क्या हुआ, जेल में डाल दिया गया। टॉल्स्टॉय
टॉल्स्टाय, लियो टॉल्स्टाय क्या थे, इससे बहुत प्रभावित थे गांधी जी। और लियो टॉल्स्टाय दार्शनिक थे, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में, गांधी जी ने जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में शहर है, वहाँ टॉल्स्टाय फार्म भी बनाया था। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीकी प्रवास कितने दिनों का था? 21 वर्ष का। 21 वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे, लंबे प्रवास पर। गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका, और भारत में पहला सफल सत्याग्रह तो कौन कहलाएगा? चंपारण सत्याग्रह। देखिए, गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां? साउथ अफ्रीका। गांधी जी सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहां किया? तो साउथ अफ्रीका में किया। और भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का कौन सा? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। आएगा क्वेश्चन, उसी हिसाब से लिखना है। आएगा कि गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो साउथ अफ्रीका वाला। भारत में पहला सफल सत्याग्रह, तो यहाँ चंपारण सत्याग्रह लिखेंगे, यहाँ पर साउथ अफ्रीका लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन, 9 जनवरी 1905 को गांधी जी भारत आते हैं, 21 साल के प्रवास के बाद। अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव मिटा देने के बाद अब भारत आते हैं। भारत आते ही 1916 में उन्होंने क्या किया? दूसरा नोट्स भेजो, काटिए अभी। अब आपके पास सेकंड पेज का नोट्स होगा, उसको देखें। भारत आते 1915 में भारत आए गांधी जी, और आते ही उन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम बनाता है। कहां पर? 1916 में, साबरमती नदी के तट पर, गुजरात में। गांधी जी कांग्रेस की मीटिंग में अध्यक्ष था। गांधी जी कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बने हैं, दोबारा नहीं बने हैं। वो भी कहां, कब? 1924 में बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्षता हुआ था, वहीं बने थे। उसके बाद कभी नहीं बने गांधी जी अध्यक्ष। वो अपने सपोर्टर को बनवाते थे अध्यक्ष, लेकिन खुद नहीं बने। बेलगांव अधिवेशन में ही वो बने थे 24 में। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो गांधी जी का रचना है। ये आत्मकथा लिखा था कौन? स्वयं ने लिखा था गांधी जी ने। कब? 1925 में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और गांधी जी का सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। एक था बम, एक था बारूद। गांधी जी का 2 हथियार, सत्य और अहिंसा, 2 सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जीवन भर चलते रहे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड, गांधी जी खादी के कपड़ा बुनवाते थे और स्वयं बुनते थे ना, चरखा चलाकर। 1923 में गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड बनाया। अखिल भारतीय चरखा संघ भी बनाया 1925 में। चरखा चला करके, सूत काट कर खादी का वस्त्र बना। गांधी जी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो पर क्वेश्चन आता है, याद कर लेंगे। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज जो अफ्रीका में लिखा था गांधी जी 1909 में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये 3 क्या है, और भी किताबें हैं, लेकिन याद रखना ये तीन जो है ना गांधी जी का फेमस किताबें हैं। हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो गांधी जी ने 1909 में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना गांधी जी ने कब की? 1925 में। ये सब याद रखना क्या चीज है। और गांधी जी कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे, जिनमें पहला है इंडियन ओपिनियन। अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र निकाले थे। द ग्रीन पम्पलेट, यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया 1919 में उन्होंने निकाला, और हरिजन पत्रिका निकाला कब? समाचार पत्र 1932 में। तो इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया और हरिजन, ये सब गांधी जी का क्या था? समाचार पत्र इनका था। और ऊपर वाला क्या था? किताब। आइए, गांधी जी की कई उपाधियां दी गई थी। गांधी जी को कई उपाधियां दी गई, जैसे कैसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? गांधी जी की। क्वेश्चन आएगा कि कैसरे हिंद की उपाधि किसे मिला? तो गांधी जी को मिला था
कब मिला मालूम है? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के द्वारा मिला गांधी जी को। किस लिए? गांधी जी को खुश करने के लिए, ताकि भारतीयों से हमें समर्थन दिला दे। तो 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि कौन दिया? अंग्रेजों ने दिलवाया, और गांधी जी खुश हो गए थे। तब तो लोगों को सपोर्ट कराया, लेकिन हाँ, उस समय गांधी जी को भरोसा था अंग्रेजों पर कि हमें स्वशासन दे देगा युद्ध जीतने के बाद। आइए दूसरा, रिक्रूटमेंट सार्जेंट। गांधी जी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट भी कहा जाता है, भर्ती का सार्जेंट। कब? दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा था। प्रथम विश्व युद्ध में अब गांधी जी ने भारतीयों से सपोर्ट दिलाया था अंग्रेजों को, और यह भारतीयों से उन्होंने कहा था कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजी सेना में बहाल होकर के अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में लड़ें। हमें पक्की भरोसा है कि युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज हमें स्वशासन दे देगा। इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या कहा? रिक्रूटमेंट सार्जेंट। गांधी के कहने पर बहुत सारे भारतीय नौजवान अंग्रेजी सेना में बहाल हो गए थे। तो एक तरह से गांधी जी के कहने पर बहाल हुआ, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? रिक्रूटमेंट सार्जेंट। क्वेश्चन आएगा हाई लेवल में कि भाई गांधी जी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट क्यों कहा जाता था? कितना सिंपल है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नौजवानों को गांधी जी ने उत्प्रेरित किया था सेना में बहाल होने का, इसीलिए कहा जाता है। बापू, बापू तुम पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा पढ़ रहे हैं ना। बंद कीजिए, आप आवाज आ रही है भाई, आवाज बंद पिता का कीजिए। नाम क्या था? कही था, अरे यार आवाज आ रहा है भाई, उसको बंद कीजिए आप लोग। गांधी जी कौन सा कपड़ा बना? बोलो, ए पटवारी जी, आवाज आ रही है वहां से कुछ। बापू, देखिए, CF एंड्रूस और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी को क्या कहा मालूम है? बापू कहा। तो गांधी जी के उपाधि था कैसरे हिंद, रिक्रूटमेंट सार्जेंट, बापू, अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर। कौन कहा ये? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि गांधी जी का आधा बदन नंगे रहते थे, आधा गज लपेट के, आधा 2.5 गज सिर्फ धोती लपेटते थे, ओढ़ते भी नहीं थे। तो इसीलिए गांधी जी को क्या कहा गया? अर्धनग्न फकीर। किसने कहा? चर्चिल ने कहा, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस वक्त। देशद्रोही फकीर कहा, कह रही यार देशद्रोही फकीर है ये, अंग्रेजी सरकार का ये क्या है? विरोधी है, इसलिए इसको देशद्रोही फकीर भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता, गांधी जी का अगला उपाधि राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा, जबकि सुभाष चंद्र बोस और गांधी में नहीं बनता था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा भी कहा जाता है गांधी जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया। कब? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को क्या कहा? भिखारियों का राजा कहा। भिखारियों का राजा। तो इतने सारे क्या हैं? गांधी जी का उपनाम है, उपाधियां हैं। कौन कौन? कैसरे हिंद, रिक्रूटमेंट सार्जेंट, बापू, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, राष्ट्रपिता, महात्मा और भिखारियों का राजा। इतने उपाधियां गांधी जी को दी गई थी। ये सब क्वेश्चन आता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रख लेना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू। बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा, ये तीन तो याद रहेगा ना, ये तो तीनों अक्सर आते रहता है, ऐसे तो आज सब याद रखना है। कैसरे हिंद उन्हीं को दिया गया, रिक्रूटमेंट सार्जेंट उन्हीं को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पलटते हैं, लास्ट पेज। लास्ट पेज को आप देखें, कोशिश करते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम बता रहा है, इसलिए अगर बीच में कट जाता है तो फिर कट जाएगा, फिर कहने का ये नहीं होता है। देखिए, गांधी जी के निकटतम सहयोगी, गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी थे, जानते हैं क्या? कैपिटलिस्ट जमनालाल बजाज, जो भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, भारतीय बैंकर थे और कांग्रेस के अच्छे लीडर थे। जमनालाल बजाज ने गांधी जी को बहुत मदद किया। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह बता चुके हैं, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो 1919 में हुआ था। ठीक है, आइए
अब गांधी जी का शुरू से लेकर अंत तक का देखिए, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कौन कौन आंदोलन चलाया। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यह भारत का पहला किसान आंदोलन। अब भारत में गांधी का पहला सफल सत्याग्रह 3/20 यानी तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इतनी याद रखेंगे ना तो आपको बहुत सारे प्रश्न याद आ जाएंगे। तीन कठिया व्यवस्था क्या था? 20 कट्ठे में 3 कट्ठा क्या उगाना था? नील उगाना होता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था। दूसरा खेरा सत्याग्रह बताया था। खेरा सत्याग्रह भी कहीं 17 देता है, कहीं 18 देता है, कोई दिक्कत नहीं। 17 में या 18 में गुजरात के खेरा जिले के किसानों की लगान माफी कराने के लिए, कम कराने के लिए गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया था, जो सफल रहा। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी उन्होंने आंदोलन सत्याग्रह किया था, भूख हड़ताल किया था। अब मजदूरों के काम के घंटे निश्चित किए गए और उचित पारिश्रमिक दिलाई गई। खिलाफत आंदोलन 1919 में नहीं, 1920 में, 19 नहीं कहेंगे, 1920 लिख लेना, 1900 कहीं 20 दे देता है, 20 से चलेगा। 1920 में अली बंधुओं ने, अली बंधु दो थे ना, बताया था, शौकत अली, मोहम्मद अली। इन अली बंधुओं ने 1920 में क्या चलाया? खिलाफत आंदोलन चलाया था। और खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को गांधी दोनों मिला देते हैं और विशाल जन आंदोलन हो जाता है। 1920 में ही गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, अली बंधु भी खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, तो क्या हो गया? मिल जाता है। क्या हो गया? एक काम करो फिर